तो अब बात करते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेस्ट की। ओके, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेस्ट की बात कर रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी का टेस्ट नंबर 1 होगा और यहाँ पे हम अप्रैल से लेके सितंबर तक, ठीक है, अप्रैल से सितंबर 2023 के यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उसको रिवाइज करेंगे 20 क्वेश्चंस में। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है, विथ रेफरेंस टू सेल्फ फ्री डीएनए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे बात की जा रही है सेल्फ फ्री डीएनए के बारे में। सेल्फ फ्री डीएनए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट रिफर्स टू द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए दैट एक्सिस्ट इनसाइड द सेल। नो, सेल्फ फ्री डीएनए नाम से समझ आ रही है, सेल से फ्री है, मतलब ये सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर पाए जाते हैं। इट फाउंड आउटसाइड द सेल, ठीक है, ये सेल के बाहर पाए जाते हैं। तो सेल के पार कहाँ पाए जाते हैं भाई? ये ब्लड स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड है, दे कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए है तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। दे कैन बी यूज्ड फॉर नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग, बिल्कुल सही बात है। नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग मतलब डीएनए में कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम ब्लड के अंदर, है ना, कोई भी बच्चा है माँ के पेट में तो उसको हम पता करके, है ना, फ्री सेल डीएनए, सेल फ्री डीएनए से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कोई जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद रेफरेंस टू जर्म लाइन जीन थेरेपी, जीजीटी की बात करनी है, जर्म लाइन जीन थेरेपी की बात करनी है। इन दी जर्म लाइन जीन थेरेपी, germ cells are modified by the introduction of functional DNA into the genome। क्या जर्म लाइन जीन थेरेपी में फंक्शनल जीन को डाल दिया जाता है जीनोम के अंदर? बिल्कुल सही बात है यार। जो डिसीज था उसको हटा के वहाँ फंक्शनल जीनोम डाल दिया जाता है, फंक्शनल जीन डाल दिया जाता है जीनोम के अंदर। दिस टाइप ऑफ थेरेपी अलोज फॉर द क्रिएशन ऑफ डिसीज कॉजिंग जीन वेरिएंट। ओके सॉरी, दिस therapy allows for the correction of, not creation, correction of disease causing gene variant that pass down from generation to generation। करेक्ट हमसे पूछा गया, दोनों करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद रेफरेंस टू न्यूक्लिक एसिड, हमको बात किसकी करनी है? न्यूक्लिक एसिड की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, न्यूक्लिक एसिड कैरी द जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ अ सेल, बिल्कुल सही बात है। क्या क्या बनाना है, प्रोटीन कैसे कैसे बनाना है, ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड ब्लूप्रिंट कौन कैरी करता है? सॉरी, जेनेटिक ब्लूप्रिंट कौन कैरी करता है? न्यूक्लिक एसिड कैरी करता है। द आरएनए मॉलिक्यूल्स नेवर लीव द न्यूक्लियस बट इंस्टेंट यूज अ डीएनए इंटरमीडिएट टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द सेल, बिल्कुल गलत बात है भाई। हमारे पास राइबोसोमल आरएनए जो है वो लीव करता है सेल को और बाहर में जाकर राइबोसोम बनाता है। डीएनए इज एक्सक्लूसिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विद इन द सेल। क्या डीएनए रेस्पॉन्सिबल है भाई प्रोटीन सिंथेसिस के लिए? गलत है यार, ये एक्सक्लूसिवली वर्ड भी गलत बता रहा है। तो डीएनए के साथ साथ हमारे पास आरएनए से क्या बनेगा? डीएनए से आरएनए बनेगा भाई, आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। सो आरएनए इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विद इन द सेल। तो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ओनली 1। तो एक्सट्रीम वर्ड्स पे फोकस करना है, एक्सक्लूसिवली इज एक्सट्रीम वर्ड, है ना। डीएनए के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे आरएनएज हैं वो जो कि हमको क्या करते हैं भाई, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन 4 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जेनेटिक्स, हमको बात सी करनी है, जेनेटिक्स की बात करनी है। क्रोमोसोम आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, बिल्कुल सही बात है यार। डीएनए मॉलिक्यूल आर टाइटली पैक्ड अराउंड द प्रोटीन टू मेक द स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाता है। जीन्स आर मेड ऑफ डीएनए, ये भी सही बात है यार। एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं हम? जीन बोलते हैं। ईच क्रोमोसोम कंटेन ओनली 1 जीन दैट डिफाइंस अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। ना भाई, एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास ओनली 3। क्वेश्चन 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू निफा वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, निफा वायरस के बारे में बात करनी है। द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, बिल्कुल सही बात है, ये जूनोटिक डिसीज है, एनिमल से ह्यूमन में होता है एंड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी देखने को मिलता है। द वायरस कैन ऑल्सो बी स्प्रेड और द वायरस कैन ऑल्सो बी spread through the consumption of contaminated food or through direct person to person transmission, बिल्कुल सही बात है। currently there is no vaccine available for the virus, ये भी सही है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा all 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वायरस आर acellular and cannot replicate without a host cell। जो वायरस होते हैं वो acellular होते हैं एंड दे कैन नॉट रेप्लिकेट विदाउट अ होस्ट सेल, बिल्कुल सही बात है यार।
बैक्टीरिया आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट कैन लिव इंडिपेंडेंटली एंड कैन बी फाउंड इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है एंड इंडिपेंडेंटली लिव करते हैं एंड बहुत सारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। प्रोटोजोन प्राइमरली अफेक्ट एनिमल एंड आर नॉट नोन टू कॉज डिसीज इन ह्यूमन, गलत बात है भाई। प्रोटोजोन लाइक एमीबा जो है ना, वो क्या कस करता है, एमीबियासिस कस करता है और बहुत सारे हैं। सो ह्यूमन में भी डिसीज कस करता है भाई। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। विथ रेफरेंस टू प्लांट एंड एनिमल सेल, हमको प्लांट एंड एनिमल सेल की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्लास्टिड आर ऑलवेज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। नो, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए नहीं जाते। माइटोकॉन्ड्रिया आर कंपेरेटिवली फ्यूअर इन प्लांट सेल देन एनिमल सेल, ने कहो भाई बिल्कुल सही बात है। एनिमल सेल को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मूव करते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है एनिमल सेल के अंदर। बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल कैन चेंज देयर शेप। नो, प्लांट सेल के अंदर हमारे पास रिजिड सेल वॉल होता है एंड रिजिड सेल वॉल होने की वजह से प्लांट सेल चेंज नहीं कर सकते उनके शेप को। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, विथ रेफरेंस टू प्लांट ग्रोथ वर्नलाइजेशन क्या है भाई। वर्नलाइजेशन के बारे में बात करनी है। प्लांट ग्रोथ के अंदर वर्नलाइजेशन का मतलब क्या है, प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर, है ना। व्हाट इज वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन रिफर्स टू प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। अबाउट स्टार फायर हमको बात करनी है। स्टार फायर, ये स्टार फायर क्या है ना। स्टार फायर इट इज कैपेबल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड मैपिंग द अनवांटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इन द स्पेस। जो अनवांटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो स्पेस में आ रहा है उसको ये क्या करता है, रिसीव करता है, एस्टिमेट करता है, स्टार फायर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज गिवन अबव आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड। देखो भाई, आउटर स्पेस ट्रीटी है, आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो क्या है, एक आउटर स्पेस ट्रीटी है ना। इसमें कौन कौन से मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है भाई, लक्समबर्ग है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है ना, यूके भी है यहाँ पे, है ना, यूएई भी है यहाँ पे, कनाडा भी है। करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा ओनली 3। और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है आर्टेमिस अकॉर्ड का। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A microbial fuel cell is a device that convert electrical energy to chemical energy। क्या ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गलत बात है भाई। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। दिस इज इनकरेक्ट। इट इज़ अ बायो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम दैट यूज बैक्टीरिया एज अ कैटलिस्ट, ये भी सही है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, विथ रेफरेंस टू mRNA या फिर मैसेंजर आरएनए की बात करनी है, सॉरी, या फिर mRNA वैक्सीन की बात करनी है। मैसेंजर आरएनए, mRNA की बात करनी है, mRNA वैक्सीन की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इंजेक्ट द mRNA विच इज डिराइव फ्रॉम स्पेसिफिक DNA इन द लैबोरेटरी, बिल्कुल सही बात है। mRNA वैक्सीन में हम क्या करते हैं, mRNA को अंदर में डालते हैं किसी भी बॉडी के अंदर में, और ये जो mRNA है वो कहाँ से बना भाई, ये mRNA जो है वो DNA से बना है लैबोरेटरीज में। द लार्ज प्रोडक्शन ऑफ mRNA वैक्सीन इज फास्टर देन ट्रेडिशनल वैक्सीन। द प्रोडक्शन ऑफ mRNA वैक्सीन इज फास्टर देन ट्रेडिशनल वैक्सीन, बिल्कुल सही बात है यार। लेबोरेटरीज में बनते हैं, फास्ट बनता है। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वायरस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस mRNA वैक्सीन व्हेन कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल वैक्सीन। नो, ट्रेडिशनल वैक्सीन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे वायरस की जरूरत पड़ती है, बट mRNA वैक्सीन में वायरस की जरूरत नहीं पड़ती। और याद रखना भाई, mRNA वैक्सीन के रिलेटेड mRNA मीडिएटेड इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में 2023 का, के को, कैटलीन कैरिको एंड ड्रू विस्मैन, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था यार, ठीक है। mRNA वैक्सीन रिक्वायर्स अ कोल्ड स्टोरेज सप्लाई चेन टू मेंटेन देयर स्टेबिलिटी, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है 1 to 4, सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल की प्रॉपर्टीज की बात करनी है।
दे आर रूल्ड बाय, दे आर गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स, बिल्कुल सही बात है। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज ड्रास्टिकली ऑन नैनो ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। नैनो ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द रीजन बिहाइंड इट्स इंक्रीज स्ट्रेंथ। देखो भाई, जो इनका इंक्रीज स्ट्रेंथ है उसका कारण जो है लो मेल्टिंग है और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, वो साइज है भाई। साइज ऑफ द क्रिस्टल जो है एकदम छोटा है, उसकी वजह से यहाँ पे इंक्रीज स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस सेल एंड स्टेम सेल थेरेपी। हमको बात करनी है सेल एंड स्टेम सेल थेरेपी की बात करनी है। द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कैन डिफरेंशिएट इनटू ऑल सेल टाइप एंड पोटेंशियली क्लोन एन एंटायर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है ना। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो होते हैं ना, जो कि मेरे बॉडी के अंदर कोई सेल प्लूरिपोटेंट होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के इक्विवेलेंट होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जिस प्रकार किसी भी सेल को बना देते हैं, किसी बॉडी का सेल को, उसी प्रकार जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है वो भी किसी भी सेल टाइप में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल सच एज दोज फाउंड इन द एडल्ट बोन मैरो कैन ओनली रीजनरेट स्पेसिफिक ऑर्गन एंड टिश्यू, बिल्कुल सही बात है यार। सपोज करो बोन मैरो में, तो वो बोन मैरो को ही रिजनरेट कर पाएगा, है ना। हम लोग बोलेंगे कि यार वो मसल को रिजनरेट कर दे, तो कर नहीं पाएगा। इन द स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन जीनोजेनिक डोनर सेल कम्स फ्रॉम द पेशेंट ओन बॉडी। क्या जीनोजेनिक डोनर सेल जो है पेशेंट के ओन बॉडी से आता है? नो, जीनोजेनिक डोनर जो होता है वो अदर स्पीसीज का होता है। This is incorrect. Stem cell therapy in India is classified as a drug under the Drug and Cosmetic Act of 1940, बिल्कुल सही बात है। जो स्टेम सेल थेरेपी है उसको एक दवाई माना गया है। करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट हो जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड न्यूक्लियर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम द मदर, बिल्कुल सही बात है। उसीलिए तो यहाँ पे हम 3 पेरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जहाँ पे किसी भी एक मदर का अगर माइटोकॉन्ड्रिया खराब है तो हम दूसरे मदर से उसका माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस करते हैं स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैन बी क्रूशियल इन फॉरेंसिक केसेस, पर्टिकुलरली इन द सिनेरियो विद लिमिटेड और कॉम्प्रोमाइज सैंपल्स, बिल्कुल सही है, बिकॉज ये ज़्यादा चेंज नहीं होता, ज़्यादा डैमेज नहीं होता ये। Nuclear DNA is inherited from both parent and contain the majority of an organism genetic material, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियर डीएनए जो है वो पेरेंट से आता है यार। इंडिया हैज़ नॉट येट स्टार्टेड यूजिंग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इन दी फॉरेंसिक फॉर सॉल्विंग क्राइम केसेस, गलत बात है, इसने स्टार्ट किया है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी CAR-T थेरेपी की बात करनी है। CAR-T therapy involve reprogramming a patient T cell to target and fight cancer more effectively, बिल्कुल सही बात है। T cell को ही प्रोग्राम कर रहा है जिससे वो कैंसर को जाकर फाइट करेगा। CAR-T therapy allows to identify and attack cancer cells by recognizing the specific antigen, yes, एक पर्टिकुलर एंटीजन को स्पेसिफाई करेगा और वहीं जाके अटैक करेगा, बाकी जो नॉर्मल सेल्स उनको अफेक्ट नहीं करेगा। CAR-T थेरेपी जनरली रिक्वायर्स मल्टीपल सेशन, नो, जनरली यहाँ पे सिंगल या फिर मोर देन, मतलब जैसे 2-3 सेशंस में यहाँ पे काम हो जाता है ना। कीमोथेरेपी में जैसे बहुत बार देना पड़ता है, बट उसमें नहीं देना पड़ता। CAR-T थेरेपी में 1-2 सेशन से ही काम हो जाता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा ओनली 2। आंसर क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एपिजेनेटिक्स। बात किसकी करनी है भाई, एपिजेनेटिक्स की बात करनी है। एपिजेनेटिक्स इन्वॉल्व चेंजेस इन द जीन एक्सप्रेशन विदाउट अल्टरिंग द डीएनए सीक्वेंस, बिल्कुल सही बात है। डीएनए सीक्वेंस को बिना चेंज किए अगर जीन के एक्सप्रेशन में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। An epigenetic modification can be inherited across generation but do not change the underlying DNA, बिल्कुल सही बात है यार, डीएनए को चेंज नहीं करेगा। Lifestyle and environment factor have no impact on epigenetic changes, no, it has very high crucial impact यार, बिकॉज जीन रखने से कैरेक्टर नहीं आता, जीन के एक्सप्रेशन से कैरेक्टर आता है। और जिनके एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड करता है, लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट पे। अगर लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट बिगड़ गया तो जो उसका एक्सप्रेशन है वो भी बिगड़ जाएगा, तो एपिजेनेटिक चेंजेस भी आ सकते हैं। एपिजेनेटिक चेंजेस कैन इन्फ्लुएंस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन डिसीज, बिल्कुल सही बात है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा फिर से ओनली 3।
क्वेश्चन नंबर 18 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमको बात किसकी करनी है भाई? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करनी है। द न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद इन द सेल। नो, प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है यार, राइबोसोम के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट मोस्ट ऑफ द सेल सप्लाई ऑफ एटीपी। बिल्कुल सही बात है। राइबोसोम आर ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस। यार राइबोसोम लिपिड सिंथेसिस करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यार स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? हमारे पास लिपिड सिंथेसिस होता है। द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये भी सही है, हमसे करेक्ट पूछा है, ओनली 2 इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 है विद रेस्पेक्ट टू स्नेक बाइट। यहाँ पे स्नेक बाइट की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ग्लोबल स्नेक बाइट डेथ। बिल्कुल सही बात है यार। एंड स्नेक बाइट इज कैटेगराइज्ड एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, है ना। स्नेक बाइट को नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज माना जाता है। ब्लैक माम्बा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम स्नेक बाइट डेथ इन इंडिया। नो, इंडिया के अंदर जो कॉमन कैरेट है ना, कॉमन कैरेट है, उससे सबसे ज़्यादा डेथ होती है एज कम्पेयर टू ब्लैक माम्बा। ब्लैक माम्बा जो है नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो डेथ होता है वो ब्लैक माम्बा की वजह से होता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 20 है द मॉस्को डिक्लेरेशन ऑफ 2017 इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। तो जो मॉस्को डिक्लेरेशन था 2017 का, वो ट्यूबरकुलोसिस के साथ एसोसिएटेड है और इंडिया ने भी प्लेज लिया है कि हम 2025 तक क्या करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस को इस देश से हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एमपॉक्स डिसीज। एमपॉक्स मतलब मंकी पॉक्स डिसीज। मंकी पॉक्स डिसीज की बात करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये। मंकी पॉक्स इज जूनोटिक डिसीज कस्ड बाय अ वायरस। बिल्कुल सही है, मंकी पॉक्स वायरस से ये होता है। एंड इसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया था क्या? नो, 1960s में डिस्कवर किया गया था यार। अभी तो इसका आउटब्रेक देखने को मिला हमको मंकी पॉक्स का। डिस्कवर तो बहुत पहले ही हो चुका था, है ना। आज ग्लोबलाइजेशन केसेस का बहुत आउटब्रेक जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। पहले उतना नहीं था, इसीलिए लिमिटेड समय तक कुछ लोगों में होता था, वो खत्म होने के साथ साथ ये बीमारी भी खत्म हो जाती थी उनके खत्म होने के साथ। बट अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत तेजी से फैल रहा है। इट्स ट्रांसमिशन कैन ऑकर फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ब्लड ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल। बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है ब्लड से तो भी मंकी पॉक्स का वायरस फैल सकता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 22 है काला अजहर डिसीज अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो काला अजहर जो है वो प्रोटोजोआ के करने से होता है। काला अजहर कौन कर सकता है? लिशमीनिया डोनोवानी। लिशमीनिया डोनोवानी जो कि क्या है, एक हमारे पास सीलियाटा का मेंबर है भाई, फ्लैजिलाटा का बोलो तो एक प्रोटोजोअन है। सेंट फ्लाई कस करता है इसको ट्रांसमिट। क्वेश्चन 23 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रोटॉन थेरेपी। हमको बात किसी करनी है यार, प्रोटॉन थेरेपी की बात करनी है। रिसेंटली हर्ड इन द न्यूज़ विद रेफरेंस टू कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, प्रोटॉन थेरेपी न्यूज़ में था कैंसर ट्रीटमेंट के रेफरेंस में। तो क्या प्रोटॉन थेरेपी एक्सरे का इस्तेमाल करके कैंसर को ट्रीट करता है? नो। नाम से समझ आ रहा है ये प्रोटॉन थेरेपी क्यों है, बिकॉज इसमें प्रोटॉन के बीम का इस्तेमाल किया जाता है ना। इट इज़ अ प्रोटॉन बीम रेडिएशन थेरेपी। साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाई पावर्ड एनर्जी रेडिएशन इन द प्रोटॉन थेरेपी। बिल्कुल सही बात है। प्रोटॉन थेरेपी हैज़ लेस चांसेस ऑफ डैमेजिंग अदर हेल्दी टिश्यू सराउंडिंग मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बिल्कुल सही बात है। जो प्रोटॉन थेरेपी है हैज़ लेस चांसेस ऑफ डैमेजिंग अदर हेल्दी टिश्यूज। जो प्रोटॉन थेरेपी है वो हेल्दी टिश्यूज को कम डैमेज करता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को ज़्यादा डैमेज करता है भाई। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन 24 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। हमको बात किसी करनी है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डज नॉट अकर नेचुरली। क्या नेचुरली नहीं मिलता भाई? बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत बात है। नेचुरली भी यहाँ पे बहुत सारे है ना रेसिस्टेंस देखने को मिलता है, बट जो रेट ऑफ रेसिस्टेंस है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू जो हम एंटीबायोटिक देखने को मिलता है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस ह्यूमन्स के अंदर जो देखने को मिलता है उससे बहुत स्लो होता है यार। ओके, antibiotic resistance does not occur naturally but misuse of antibiotics in human animal feed is the main cause. does not occur naturally तो गलत है यार। antibiotic resistance occur when bacteria develop the ability to survive exposure to antibiotic that were designed to kill them। बिल्कुल सही बात है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तब देखने को मिलता है जब बैक्टीरिया ने एबिलिटी डेवलप कर ली जिससे वो सर्वाइव कर सकता है उस एंटीबायोटिक को जिसको उसको मारने के लिए बनाया गया था।
द यूजेज ऑफ कोलिस्टीन इन पोल्ट्रीज कैन लीड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यस करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन इम्यून सिस्टम। हमको बात किसकी करनी है यार, ह्यूमन इम्यून सिस्टम की बात करनी है। व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूस एन एमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स। नो, एमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है जो कि जब मल्टीपल एक्सपोजर होता है ना किसी भी पैथोजन के साथ तो ये देखने को मिलता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। नो, बच्चे को पता होना चाहिए कि बी लिम्फोसाइट क्या करता है भाई, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। सो ये गलत हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक इज एन एग्जांपल ऑफ इनेट इम्यूनिटी। बिल्कुल सही बात है, ये इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये। तो करेक्ट पूछा है भाई, कट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 26 है, द बिग कैचअप इनिशिएटिव रिसेंटली सीन द न्यूज इज लॉन्च बाय। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बिग कैचअप इनिशिएटिव लॉन्च किया था यार, है ना। ये ग्लोबल कैचअप इनिशिएटिव जो था ये क्यों था, फॉर बूस्टिंग वैक्सीनेशन अमॉन्ग चिल्ड्रेन, बूस्टिंग वैक्सीनेशन अमॉन्ग चिल्ड्रेन। ओके, क्वेश्चन 27 है, विथ रेफरेंस टू माइक्रो आरएनए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ईच इंडिविजुअल इंसर्ट 1 माइक्रो आरएनए कॉपी फ्रॉम ईच पेरेंट रिजल्टिंग इन 2 और मोर कॉपीज ऑफ माइक्रो आरएनए। देखो भाई याद रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो माइक्रो आरएनए होते हैं ना, ये मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते। मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को ये फॉलो नहीं करते एंड इसमें बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज रिसीव होती हैं यार। दिस इज इनकरेक्ट। माइक्रो आरएनए हैव हाई, ओके, माइक्रो आरएनए हैव हाई एक्यूरेसी ऑफ बेस एडेनिन एंड थाइमिन। नो, यहाँ पे साइटोसिन एंड गाइनिसिन, तो साइटोसिन एंड ग्वानिन पाए जाते हैं यार। माइक्रो आरएनए हेल्प इन कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ प्रोटीन इन दिस सेल। बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन के लेवल कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन 28 है, विच टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय गाइडिंग द असेंबली ऑफ आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। देखो भाई, इनमें से कौन सा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो माइक्रो आरएनए जो है वो क्या करते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन करते हैं बाय असेंबलिंग द आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, RISC को ये क्या करते हैं, असेंबल करके है ना रेगुलेशन करते हैं जीन एक्सप्रेशन का। कौन, माइक्रो आरएनएस, अब जो कि फॉलो नहीं करते मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। IPR की बात करनी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करनी है। कॉपीराइट सेफगार्ड क्रिएटिव वर्क सच एज लिटरेचर एंड आर्ट इंक्लूडिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। कि कंप्यूटर प्रोग्राम को भी सेफगार्ड करने की बात करता है भाई जो कॉपीराइट है वो। बिल्कुल सही बात है। The pharmaceutical industry in India deal with the practice of patent evergreening which is regulated by the Indian Patent Act। बिल्कुल सही बात है। पेटेंट एवरग्रीनिंग का मतलब क्या होता है भाई, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होते हैं, कंपाउंड हो गया सपोज, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको बेचना चालू कर देते हैं एंड इसको यहाँ पे रेगुलेट कौन करता है, इंडियन पेटेंट एक्ट रेगुलेट करता है यार। कंपल्सरी लाइसेंसिंग कैन नॉट बी ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट इवन इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी और एंटी कॉम्पिटिटिवनेस प्रैक्टिस। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस गलत बात है भाई, इमरजेंसी के समय कंपल्सरी लाइसेंसिंग की जा सकती है, जैसे कि हमारे पास कोविड-19 के समय किया गया था। 4 है, द लैक ऑफ डाटा एक्सक्लूसिविटी लॉ इन इंडिया may lead to unfair commercial exploitation of test data submitted for market approval। बिल्कुल सही बात है, मार्केट अप्रूवल के लिए जो डाटा भेजा गया है ना, उसमें हमारे पास एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है बिकॉज वी हैव लैक ऑफ व्हाट, डाटा एक्सक्लूसिविटी लॉ। तो करेक्ट हमसे पूछा यार, यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे 1, 2 एंड 4, आंसर हो जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियर एनर्जी बाई प्रोडक्ट। हमको बात किसी करनी है यार, न्यूक्लियर एनर्जी बाई प्रोडक्ट की बात करनी है। इनडायरेक्ट डिस्पोजल इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ प्लूटोनियम एंड यूरेनियम फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूल। क्या इनडायरेक्ट डिस्पोजल में सेपरेशन है गया? बिल्कुल सही भाई, हम सेपरेट करके हम डिस्पोज कर रहे हैं ना। इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट मतलब ऐसे उठा के फेंक दिया। लो लेवल वेस्ट है ना, रिक्वायर्स मेट्रिकुलस हैंडलिंग डिस्पाइट इट्स लो रेडिएक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है ना, लो रेडिएक्टिविटी होता है लो लेवल वेस्ट में। डायरेक्ट डिस्पोजल रिक्वायर्ड सीलिंग इन अंडरग्राउंड रिपोजिटरीज
प्रेजेंटिंग एंड्यूरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज इन लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है यार। डायरेक्ट डिस्पोजल हम अंडरग्राउंड रिपोजिटरीज में डाल देते हैं, बट लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट इसकी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है अपने को। हाई लेवल वेस्ट अकाउंट फॉर स्मॉल वॉल्यूम बट एमिट डीके हीट, है ना, एमिट सब्सटेंशियल डीके हीट। देखो हाई क्यों बोला, बिकॉज इसमें हाई लेवल ऑफ डीके हीट निकल रहा है यार। सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल 4। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ CDSCO लाइसेंस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कंप्लायंट फैसिलिटी इन स्टेम सेल थेरेपी। जो स्टेम सेल थेरेपी होती है उसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का मतलब आप क्या समझते हो? हाँ, इसमें क्या होता है, इट गारंटीज द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ स्टेम सेल एंड देयर डेरिवेटिव्स। ओके, इट गारंटीज व्हाट, इट गारंटीज द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ स्टेम सेल एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 32 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। हमको बात किसकी करनी है यार, हमको बात करनी है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी की। माइटोकॉन्ड्रियल मैनिपुलेशन प्राइमरली एम टू चेंज द न्यूक्लियर डीएनए ऑफ द सेल। क्या माइटोकॉन्ड्रियल मैनिपुलेशन में हम न्यूक्लियर डीएनए को चेंज करने की बात करते हैं? भाई माइटोकॉन्ड्रियल मैनिपुलेशन में हम माइटोकॉन्ड्रिया को चेंज करेंगे ना भाई, न्यूक्लियर डीएनए को चेंज करेंगे। नाम से समझ आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैनिपुलेशन। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी। यार माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट तो हम कब करेंगे, जब जाइगोट फॉर्मेशन होगा तब करेंगे। द डोनर माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रीब्यूट मोर जीन टू द चाइल्ड देन द मदर माइटोकॉन्ड्रिया। नो, जीन में तो सेम रहेगा, बट जो न्यूक्लियस है ना तो वो तो मदर से ही आ रहा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है डोनर से आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट यार, है ना, ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा जीन्स जो होंगे वो मदर के ही होंगे। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, यहाँ पे कोई सा भी करेक्ट नहीं है, नाइदर नन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बॉम्बे ब्लड ग्रुप। हमको बात किसी करनी है भाई, बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात करनी है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ एंटीजन इन द रेड ब्लड सेल। देखो भाई, जैसे हमारे पास बोलते हैं ना ए नहीं है, बी नहीं है, ओ ब्लड ग्रुप हो गया ना, ओ का भी छोटा भाई, ओ में तो एच एंटीजन कम से कम होता है, बट बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन भी एब्सेंट होता है। सो इसमें एक्सेस ऑफ एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन, एंड इज मोर कॉमन इन सर्टेन जियोग्राफिक रीजन, है ना। ये बोल रहा है कि कॉमन है ना भाई ना, ये रेयर है यार, है ना, जियोग्राफिक रीजन में बहुत ज़्यादा कॉमन है बोला जा रहा है, ये गलत है, इट इज़ वेरी रेयर। सो दिस इज इनकरेक्ट। इंडिविजुअल विद बॉम्बे ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी डोनर। नो, इनका सबसे बड़ी दिक्कत क्या बॉम्बे ब्लड ग्रुप वालों का, कि ना ये सिर्फ ब्लड रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले से, बिकॉज इनमें एच एंटीजन भी नहीं है ना, मतलब इनमें तीनों एंटीबॉडीज होंगी, है ना, एच एंटी ए बी होगा एंड एच एंटीजन के खिलाफ भी एंटीबॉडीज होगी। तो ये हमारे पास डोनर का क्या देखा जाता है, डोनर का एंटीजन देखा जाता है, ठीक है। तो उसमें भी कोई सा भी एंटीजन नहीं होना चाहिए यार, ठीक है ना, उसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं होना चाहिए। मतलब ये ब्लड सिर्फ और सिर्फ जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड रिसीव कर सकते हैं। So they cannot receive blood from any donor. So this is incorrect. And it is associated with a deficiency in the expressing antigen H. बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे एंटीजन H का एक्सप्रेशन नहीं होता, इसीलिए H नेगेटिव मतलब H एब्सेंट होता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे only 1। क्वेश्चन 34 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ विट्रीफिकेशन। विट्रीफिकेशन का जो प्रोसेस है उसका मतलब क्या है, ये हमसे पूछा गया है। इन रिड्यूसिंग द रेडियोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, ठीक है ना। तो विट्रीफिकेशन का मतलब क्या है, इट इज द इमोबिलाइजेशन ऑफ, है ना, इट इज इमोबिलाइज, है ना। ये विट्रीफिकेशन से क्या होता है भाई, जो फ्यूजन होता है उसको हम एक तरह से रोक देते हैं, है ना। कैसे रोक देते हैं, बाय मिक्सिंग इट विद ग्लास, है ना। हम क्या कर देते हैं, हम इमोबिलाइज कर सकते हैं इसको, है ना, बाय मिक्सिंग इट विद ग्लास। ओके, इट इज इमोबिलाइजेशन ऑफ द फ्यूजन बाय मिक्सिंग इट विद द ग्लास, विट्रीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 35 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्टोसैट 3 सैटेलाइट। कार्टोसैट 3 सैटेलाइट की बात करनी है। कार्टोसैट 3 इज थर्ड जनरेशन एडवांस सैटेलाइट ओनली यूज्ड फॉर वेदर मैपिंग एंड फॉरेस्ट सर्वे। देखो एक्सट्रीम वर्ड है, क्या ये फॉरेस्ट सर्वे एंड वेदर मैपिंग के अलावा भी इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल सही बात है यार, बहुत सारी और भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल, है ना, जैसे कि अर्बन प्लानिंग हो गया, मिनरल एक्सप्लोरेशन हो गया, और बहुत सारी चीज़ें। इट्स मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड ऑपरेट इन 3 बैंड्स। नो, ये 4 बैंड पे काम करता है यार। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गगन एनेबल्ड
मैरिनर इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन, गामिनी डिवाइस की बात करनी है। गगन एनेबल्ड मैरिनर इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन डिवाइस गामिनी इज डेवलप्ड बाय द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस इन कोलैबोरेशन विद अकॉर्ड। बिल्कुल सही बात है, जो गामिनी है उसको इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस इनकॉइस ने अकॉर्ड के साथ मिलकर बनाया था। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन गगन, दैट इज जीपीएस एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। जो गामिनी है वो गगन के ऊपर बेस्ड है। एंड इट एम्प्लॉय ब्लूटूथ कम्युनिकेशन विच कैन बी डिकोडेड एंड डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन इन लाइन लैंग्वेजेस। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीनों के तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ रेडिएशन। हमको बात करनी है यूज ऑफ रेडिएशन की। रेडियोएक्टिव ट्रेसर आर यूज्ड इन मेडिसिन टू ट्रैक केमिकल रिएक्शंस एंड पाथवे। बिल्कुल सही बात है यार। लाइक सपोज करो हमको हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखना है, तो हम इलेक्ट्रोएक्टिव ट्रेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूक्लियर ट्रैक्टर और न्यूक्लियर रिएक्टर यूज कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वहाँ पे हम कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। दोनों सही है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग नुआंस स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। हमको न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करनी है। न्यूक्लियर फ्यूजन डिमांड हायर एनर्जी टू ओवरकम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। बिल्कुल सही बात है। फ्यूजन पावर प्लांट यूज ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम एज प्राइमरी फ्यूल। ये भी सही है यार। फ्यूजन ऑफ हैवी एलिमेंट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नो इट इज नॉट एंडोथर्मिक, इट इज एक्सोथर्मिक। एनर्जी रिलीज होती है यार। न्यूक्लियर फ्यूजन रिक्वायर लेस एनर्जी टू स्प्लिट एटम देन न्यूक्लियर फ्यूजन। ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग क्रिस्पर कैस9। तो क्रिस्पर कैस9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। 2019 में नोबेल प्राइज मिला था भाई इसकी डिस्कवरी के लिए। सो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं भाई। ये किसी भी डीएनए को कहीं से भी काट सकता है और कुछ वहाँ पर कहीं से भी जोड़ सकता है। ये कैंची खतरनाक वाला है ना, जैसे कागज़ को काटते हैं हम कैंची से, तो ये क्रिस्पर कैस9 जो है वो हमारे पास किसको काट देता है, डीएनए को काट देता है। CRISPR technology was derived from inherent defense mechanism found in bacteria and archaea। बिल्कुल सही बात है। Cas9 enzyme is CRISPR, okay, Cas9 enzyme in CRISPR is a targeted molecular scalpel cutting DNA। बिल्कुल सही है। It only permits genetic material to be added at the specific location in the genome। क्या सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को ही परमिट करता है यार? नो भाई, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं इसकी मदद से। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 40 है, विथ रेफरेंस टू ड्रग क्लासिफिकेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ड्रग टारगेटिंग मॉलिक्यूलर साइट्स टिपिकली इंटरेक्ट विद प्रोटीन रादर देन न्यूक्लिक एसिड। देखो भाई, जो ड्रग मॉलिक्यूलर साइट्स को टारगेट करते हैं वो सब के साथ इंटरेक्ट करते हैं, प्रोटीन के साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ, न्यूक्लिक एसिड के साथ, लिपिड्स के साथ। सो इट इज नॉट ओनली प्रोटीन्स। सल्फोनामाइड्स हैव डाइवर्स केमिकल स्ट्रक्चर एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़। देखो सल्फोनामाइड्स जो होते हैं ना, इनके पास डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर तो होता है, बट ले देखिए यहाँ पे जो सल्फोनामाइड ग्रुप है उसकी वजह से सिमिलर केमिकल और सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होता है। कीमोथेरेपी मेनली टारगेट द नर्वस सिस्टम थ्रू इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। नो, देखो जो कीमोथेरेपी है मेनली टारगेट व्हाट, सेल रेप्लिकेशन। ये सेल्फ रेप्लिकेशन को रोक देता है। कीमोथेरेपी क्या करता है, सेल डिवीजन को रोक देता है, जिससे जो ट्यूमर सेल्स हैं ना, ट्यूमर सेल्स और रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। इसके साइड इफेक्ट हैं भाई, जो नर्वस सिस्टम के कुछ साइड इफेक्ट है। मेनली ये नर्वस सिस्टम को टारगेट नहीं करता, नर्वस सिस्टम के यहाँ पे साइड इफेक्ट है। मेनली ये क्या करता है, सेल रेप्लिकेशन को टारगेट करता है, जैसे ट्यूमर सेल्स नहीं कर पाते, रेप्लिकेट नहीं कर पाते। तो ये भी गलत हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, ये करेक्ट पूछा है यार। यहाँ पे करेक्ट कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग शुगर। इनमें से कौन कौन से रिड्यूसिंग है? देखो माल्टोस एंड लैक्टोस जो है वो डाइसैकेराइड है। माल्टोस एंड लैक्टोस आर दी डाइसैकेराइड दैट आर रिड्यूसिंग। तो याद रखना माला आर से याद रखना, माल्टोस एंड लैक्टोस आर रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। और ग्लूकोज तो रिड्यूसिंग होता ही है, बिकॉज इसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है यार,
है ना। सो यहाँ पे माल्टोस इज रिड्यूसिंग, सुक्रोज इज नॉट रिड्यूसिंग एंड सेलुलोज इज अ पॉलीमर, तो उसके पास तो ग्रुप है ही नहीं, तो वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ओनली 2 आर रिड्यूसिंग। क्वेश्चन 42 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर व्हाट डिस्क्राइब द बेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग एलिटेम। आर्टिफिशियल स्वीटनर बहुत सारे हम इस्तेमाल करते हैं, एलिटेम को क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई? बिकॉज इट इज़ हाईली स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। बिकॉज जनरली हम जैसे अगर कुछ भी चीज़ बेक कर रहे हैं, ठीक है ना, हम कोई भी चीज़ को बेक कर रहे हैं, तो कोई मीठा बनाने वाली चीज़ को जैसे हम बेक कर रहे हैं, सपोज हमने डोनट बनाया, उसको हम बेक कर रहे हैं, तो वो डोनट में मीठा बनाने के जब हमने उसको बेक किया तो उसका जो स्टेबिलिटी था वो खत्म हो गया, तो वो मीठापन नहीं रहेगा ना। लेकिन एलिटेम में खासियत क्या है? बिकॉज ये आर्टिफिशियल स्वीटनर तो है, कैलोरी कम देगा, उसके साथ साथ ये स्टेबल भी होता है कुकिंग टेम्परेचर पे, है ना, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हम एलिटेम का इस्तेमाल करते हैं। बाकी के मुकाबले में ये फायदा है इसके इस्तेमाल करने का। क्वेश्चन नंबर 43 है, विद रेफरेंस टू एमिनो एसिड्स, हमसे पूछा गया है एमिनो एसिड्स के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एसेंशियल एमिनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड विद इन द बॉडी। गलत बात है भाई ये एसेंशियल एमिनो एसिड को एसेंशियल इसीलिए बोला बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, उनको बाहर से लेना पड़ता है। एमिनो एसिड एक्सिबिट एम्फोटेरिक बिहेवियर इन एक्वा सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। एम्फोटेरिक मतलब प्लस माइनस दोनों के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज इसके पास एक एमिनो ग्रुप भी होता है, एक एक्सेप्ट करने वाला, है ना, तो 2 ग्रुप होते हैं, इसीलिए हमारे पास ये क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्लाइसिन, एमिनो एसिड यूजुअली डू नॉट एक्सिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। गलत बात है भाई, एमिनो एसिड जो होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, एल फॉर्म एंड डी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। ग्लाइसिन जो है वो एक आयरल होता है, ग्लाइसिन जो होता है एक आयरल होता है, तो ये हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता, बाकी सब शो करते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच टाइप ऑफ डिटर्जेंट इज बेस्ट नोन फॉर हैविंग जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज। तो जो हमारे पास कैटायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास अमोनियम आयन हो गया, जिसमें अमोनियम ग्रुप होता है, तो यहाँ पे प्लस है ना, तो दिस आर कैटायनिक डिटर्जेंट्स। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज होती है, हेयर कंडीशनर्स में इस्तेमाल करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 45 है, विद रेफरेंस टू एंजाइम रेगुलेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एलोस्टेरिक इनहिबिटर बाइंड टू द एक्टिव साइट इन द एंजाइम। देखो भाई, एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करते हैं। एलोस्टेरिक साइट क्या होता है यार, अदर देन दी एक्टिव साइट, एक साइट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे एलोस्टेरिक एंजाइम बाइंड करता है। फीडबैक इनहिबिशन इज अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन द एंजाइम रेगुलेशन, बिल्कुल सही बात है यार। फीडबैक इनहिबिशन का मतलब सपोज करो एक एंजाइम रिएक्शन हुआ, एंजाइम रिएक्शन से कोई प्रोडक्ट बना A + B = C + D, तो ये डी ने जाके A + B को रोक दिया, इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक रेगुलेशन। जो प्रोडक्ट है वो इनहिबिट कर दे रहा है इसको। एंड कोएंजाइम्स आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट एनहांस एंजाइम एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। बच्चे को पता है यार, विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड सेल फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 47 है, विद रेफरेंस टू हार्मोन्स, हमको बात किसकी करनी है, हार्मोन्स की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हार्मोन्स फंक्शन एज मैसेंजर्स बिटवीन सेल एट द इंटरसेलुलर लेवल, बिल्कुल सही बात है। 2 सेल्स के बीच में, C1 एंड C2 के बीच में हमारे पास एक मैसेंजर का काम करते, कौन है भाई, हार्मोन्स। हार्मोन प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स प्ले अ रोल इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही बात है। सपोज करो एड्रिनल ग्लैंड है यार, इसके ऊपर में है ना, किडनी के ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड होता है, इसके पास एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है, मेडुला से एड्रिनलिन और एड्रिनलिन मिलते हैं, एंड हमारे पास है ना जो अपना कॉर्टेक्स है, वहाँ से हमारे पास कॉर्टिसोल निकलता है ना। कॉर्टिसोल जो है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार ना। वहाँ पे हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड, बच्चे को पता है यार, दे आर प्रोड्यूस बाय व्हाट, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो कि बॉडी को ब्लड के अंदर पोर नहीं करते हैं, हार्मोन्स को सेल के बीच में पोर करते हैं। इंसुलिन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, नो, इट इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब बॉडी में ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है तब इंसुलिन रिलीज होता है, सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, कट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ऑप्शन फॉर ड्राई क्लीनिंग इंस्टेंट ऑफ टेट्राक्लोरोइथीन। ठीक है, ड्राई क्लीनिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, टेट्राक्लोरोइथीन को छोड़ देंगे तो ड्राई क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें ड्राई आइस टाइप का चीजें हैं। ड्राई आइस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं ना, तो इसमें लिक्विड CO2 का इस्तेमाल किया जाता है विद एप्रोप्रिएट डिटर्जेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है यार,
हाउ मेनी ऑफ द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग पॉलीमर नेम पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी के फॉर्म में ना, पीवीसी को है ना, पीवीसी से क्या क्या बनाया जाता है, तो रेनकोट बनाया जाता है पीवीसी से, बिल्कुल सही है। विनाइल फ्लोरिंग की जाती है, नाम में विनाइल है तो यार विनाइल फ्लोरिंग की जाएगी। वाटर वाइप्स, बच्चे बच्चे को पता है कि वाटर वाइप्स पीवीसी के पाइप होते हैं। हैंड बैग्स जो होते हैं वो भी पीवीसी से बनते हैं, बट जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, कंप्यूटर डिस्क होते हैं, वो बैकेलाइट से बनता है यार। थर्मोसेटिंग पॉलीमर है बैकेलाइट एक। या फिर थर्मोप्लास्टिक बोल सकते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा गया यार, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ओनली 4 आर मेड ऑफ पीवीसी। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की बात करनी है। एल्कली मेटल आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो भाई एल्कली मेटल जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि मेरे जो फर्स्ट रो है ना भाई, सोडियम पोटेशियम है ना, ये सब हमारे पास क्या है, सॉफ्ट मेटल होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सो नॉट हाई, सो दिस इज इनकरेक्ट। जिंक एंड लीड आर एग्जांपल ऑफ मेटल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। देखो भाई जिंक और लीड बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाते हैं आसानी से, है ना, तो ये जो है दे कैन नॉट बी ड्रॉ इनटू थिन वायर। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड सोनोरिटी, नो इट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे नन। क्वेश्चन 51 है, विथ रेफरेंस टू प्रोटीन स्ट्रक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे पास सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड देखा जाता है इन पॉलीपेप्टाइड चेन। टर्सरी स्ट्रक्चर मतलब एक फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बनाता है, टर्सरी स्ट्रक्चर बनाता है, ये भी सही है भाई, इस प्रकार से ये फोल्ड हो जाते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं वो टर्सरी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड। बिल्कुल सही, एक पॉलीपेप्टाइड हो गया, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड हो गया, ये तीसरा पॉलीपेप्टाइड हो गया, ये चौथा हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हो गया, तो ये भी सही है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ऑल 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन 52 है, विथ रेफरेंस टू द मेथड ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रोस्टिंग इज अ प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट मेटल कार्बोनेट्स इनटू मेटल ऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है, कार्बोनेट्स को क्या किया जाता है ना, मैं सपोज तो सोडियम कार्बोनेट है भाई, इसको हमारे पास, चलो हम लोग सोडियम नहीं, एल्यूमिनियम, कोई भी कार्बोनेट्स हैं, उस कार्बोनेट्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑक्साइड प्लस CO2 में कन्वर्ट किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास कैल्सिफिकेशन, कैल्सिनेशन में सल्फाइड्स का कैल्सिनेशन होता है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज कॉमनली यूज्ड मेथड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ऑब्टेन प्योर मेटल। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 और 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 53 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। क्रोम प्लेटिंग इज अ मेथड यूज्ड टू प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम कोरोजन बाय कोटिंग देम विद अ लेयर ऑफ क्रोमियम। क्रोम प्लेटिंग में क्रोमियम से प्लेटिंग होती है क्या, बिल्कुल सही बात है यार। एनोडाइजिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक टू प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम रस्टिंग। एनोडाइजिंग में हम क्या करते हैं, थिन लेयर ऑफ जिंक डालते हैं क्या, नो। एनोडाइजिंग में हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं यार, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड से कवर कर देते हैं जिससे रस्टिंग ना हो, तो ये एनोडाइजिंग ऐसे एल्यूमिनियम के साथ होता है ये। एंड जिंक के साथ हमारे पास क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है जिंक के साथ। मेकिंग एलॉय इज अ मेथड दैट कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम कोरोडिंग। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन 54 है, विथ रेफरेंस टू गैसियस स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द बिहेवियर ऑफ गैसेस इज गवर्न बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। नो भाई देखो, गैस दूर दूर होते हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक फोर्स होते हैं, दिस इज इनकरेक्ट। गैसेस मिक्स अनइवनली एंड डू नॉट फॉर्म अ होमोजीनस मिक्सचर। ये भी गलत है भाई, ये आसानी से इवनली मिक्स हो जाते हैं एंड दे कैन फॉर्म अ होमोजीनस मिक्सचर। तो करेक्ट कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 55 है, विद रेफरेंस टू कम्युनिकेबल डिसीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
फॉर्माइट्स आर लिविंग कैरियर ऑफ डिसीज दैट ट्रांसमिट इन्फेक्शन लाइक मलेरिया एंड प्लेग। क्या फॉर्माइट जो है मलेरिया को ट्रांसमिट करता है? भाई मलेरिया याद रखना, मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिलस से होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से होता है, नॉट फ्रॉम फॉर्माइट, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड टाइफाइड कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड नीडल। देखो भाई टाइफाइड जो है कंटामिनेटेड वाटर से ट्रांसमिट होता है, नीडल से नहीं, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से। इनोकुलेशन इनटू द स्किन और म्यूकोसा इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द डिसीज लाइक रेबीज। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ओनली वन। क्वेश्चन 56 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बैलिस्टिक मिसाइल डिपेंड ऑन द ग्रेविटी टू रीच द टारगेट। बिल्कुल सही बात है, बैलिस्टिक मिसाइल जो है, बैलिस्टिक आ रहा है, इसमें बॉल आ रहा है, बॉल को जैसे फेंकते हैं नीचे से ऊपर, इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल बना के नीचे गिरता है, बस उसी प्रकार से बैलिस्टिक मिसाइल भी काम करते हैं। और प्रोजेक्टाइल जैसे कि ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, उसी प्रकार बैलिस्टिक मिसाइल भी ग्रेविटी पे डिपेंड करते हैं। सबसोनिक क्रूज मिसाइल फ्लाई एट हाई अल्टीट्यूड टू अवॉइड डिटेक्शन। देखो भाई नाम से लिखा है सबसोनिक, उतना ऊंचा नहीं जा सकता ये, सो इट इज इनकरेक्ट। बैलिस्टिक मिसाइल फॉलो अ सर्कुलर ट्रेजेक्टरी ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ देयर फ्लाइट। देखो ये एक इलेप्टिकल ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हैं, है ना, इलेप्टिकल ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हैं। क्रूज मिसाइल कैन कैरी लार्ज पेलोड विथ हाई प्रिसीजन। क्या ये सही है यार? बिल्कुल सही बात है, जो क्रूज मिसाइल होते हैं वो लार्ज पेलोड कैरी कर सकते हैं विथ हाई प्रिसीजन। हमसे क्या पूछा है? क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स के बारे में करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओनली 2, है ना, 1 and 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करनी है। द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट व्हीकल इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ डीआरडीओ एंड इसरो। जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, क्या वो डीआरडीओ और इसरो का एक हमारे पास कोलैबोरेशन है? नो भाई, ये देखो ये सोली जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट व्हीकल है, इट इज सोली ओन्ड बाय डीआरडीओ एंड सोली, है ना, किसी और के साथ मिलके नहीं ये काम करता, खुद के साथ काम करता है। स्क्रैमजेट प्रोपल्सन फैसिलिटेट रैपिड ट्रैवल बाय कंप्रेसिंग एंड इग्निटिंग एयर विद इन इट्स इंजन। बिल्कुल सही बात है यार। बूस्ट ग्लाइड मिसाइल प्राइमरली यूटिलाइज एरोडायनेमिक लिफ्ट फॉर सस्टेन्ड फ्लाइट। यस, नीचे गिरता है, उसका एरोडायनेमिक जो लिफ्ट होता है उससे ये क्या करता है, यहाँ पे उसका इस्तेमाल करता है फॉर सस्टेन्ड फ्लाइट। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 58 है, लाडा लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट बेस्ट रिफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? इट शेयर अ फीचर विद बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 जिसमें सिर्फ इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, टाइप 2 और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें हमारे पास देखने को मिलता है, ओबेसिटी, है ना, सीडेंटरी लाइफ से, तो वो सब चीज़ें दिक्कतें हैं, दोनों के सिम्टम्स और दोनों के फीचर्स देखने को मिलते हैं हमारे पास लाडा के अंदर, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट के अंदर। Question 59 है, with reference to HIV testing and diagnosis, consider the following statement. The window period in HIV testing refers to the time when the symptoms of HIV first appear. No, विंडो पीरियड देखो भाई नाम से समझ आ रहा है, विंडो पीरियड है मतलब जब हमारे पास HIV का कॉन्टैक्ट हुआ, HIV का इंजेक्शन हुआ और इन्फेक्शन चालू दिखा, मतलब इन्फेक्शन हुआ और जो सिम्टम्स दिखे, वो पीरियड क्या है हमारे पास? विंडो पीरियड है। फर्स्ट अपीयर इज द इन्फेक्शन पीरियड, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। The specific blood test for HIV is conducted only in the integrated counseling and testing center। देखो भाई एलाइजा से हम क्या कर सकते हैं, एलाइजा से HIV डिटेक्शन कर सकते हैं, और एलाइजा तो हर जगह देखने को मिलता है हमारे पास, तो हमारे मेडिकल कॉलेज में भी होता है एलाइजा का टेस्टिंग। सो इट इज़ नॉट ओनली एट द इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, जहाँ जहाँ पे एलाइजा है वहाँ पे HIV की टेस्टिंग हो सकता है। इवन एट द CSC लेवल वहाँ भी होता है। HIV एंटीबॉडी अपीयर इन द बॉडी इमीडिएटली आफ्टर एक्वायरिंग द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के होने के बाद HIV के एंटीबॉडीज़ जो होते हैं, है ना, बॉडी के अंदर आ जाते हैं क्या? ना भाई, थोड़ा सा तो समय लगेगा। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 60 है, विद रेफरेंस टू ऑप्टिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। बिल्कुल सही बात है यार, टेम्परेचर ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफेक्ट होता है। द रियल इमेज समझना भाई, सपोज करो ये हमारे पास एक रियल इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज लोकेटेड ऑन द सेम साइड। नो, इट इज ऑलवेज लोकेटेड ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, रियल जो वर्चुअल इमेज होगा ना वो सेम साइड में होगा, बट यहाँ पे वर्चुअल इमेज का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं ना, सो इट इज अपोजिट साइड, इट इज ऑलवेज लोकेटेड ऑन द अपोजिट साइड।
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर दैन यूनिटी, बिकॉज यूनिटी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वाटर का होता है, उससे सब चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होता है। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 61 है विथ रेफरेंस टू साउंड वेव्स, हमको बात किसकी करनी है, साउंड वेव्स की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन लिक्विड, नो इट इज हाईएस्ट इन सॉलिड्स, दिस इज इनकरेक्ट। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज विद डिक्रीज इन द टेम्परेचर, भाई गलत बात है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगा, सो दिस इज इनकरेक्ट। The amplitude of sound wave is inversely proportional to its energy, no it is directly proportional to its energy, एनर्जी ज़्यादा होगी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, सो इट इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 62 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेव ऑप्टिक थ्योरीज, हमको वेव ऑप्टिक थ्योरीज की बात करनी है। हाइगन प्रिंसिपल क्लैरिफाइज द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट सेकेंडरी वेव फ्रंट इन वेरियस डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, दो वेव फ्रंट यहाँ पे टकराएंगे तो यहाँ पे तीसरा वेव फ्रंट निकलता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट, ऐसा हाइगन का प्रिंसिपल बोलता है। एंड मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी प्रपोजेस दैट लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, नो लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, ऐसा कौन बोलता है, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। न्यूटन का जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है एक्सप्लेन द कॉज ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, नो न्यूटन का जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है वो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 63 है विथ रेफरेंस टू ड्रग क्लासिफिकेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ड्रग टारगेटिंग मॉलिक्यूलर साइट टिपिकली इंटरेक्ट विद प्रोटीन रादर देन न्यूक्लिक एसिड, मैंने बोला था भाई क्वेश्चन तो पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ये हमारे पास प्रोटीन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, लिपिड के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, न्यूक्लिक एसिड के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। सल्फोनामाइड हैव डाइवर्स केमिकल स्ट्रक्चर एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज, देखो भाई दे हैव सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर, एंड सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज, सो दिस इज इनकरेक्ट। कीमोथेरेपी मेनली टारगेट्स द नर्वस सिस्टम थ्रू इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फिर से बात करना है भाई कीमोथेरेपी जो है उसका मेन टारगेट क्या है कि ये सेल रेप्लिकेशन को रोक देता है, जिससे ट्यूमर के सेल्स जो होते हैं वो क्या नहीं कर पाते, ठीक से ग्रो नहीं कर पाते, ठीक से रेप्लिकेट नहीं कर पाते, तो कैंसर तरह से रुक जाता है, कैसे कंट्रोल में आ जाता है। इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो न्यूरल साइड इफेक्ट हो सकते हैं, सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इसका मेन टारगेट है टू अफेक्ट दी सेल्फ रेप्लिकेशन एंड नॉट दी नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 64 है, यहाँ पे फिर से रिड्यूसिंग शुगर्स की बात करनी है, फिर से वही क्वेश्चन है, तो हमारे पास ग्लूकोज एंड माल्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 65 है आर्टिफिशियल स्वीटनर जो एलिटाइम है उसको हमारे पास एडवांटेज क्या है, बिकॉज इट इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 66 है, हमको बात करनी है अमीनो एसिड की, एसेंशियल अमीनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड विद इन दी बॉडी, नहीं कर सकते भाई, बाहर से लेना पड़ता है, इसलिए तो एसेंशियल कहा इनको। अमीनो एसिड एक्सिबिट एम्फोटेरिक बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्लाइसिन अमीनो एसिड यूजुअली डू नॉट एक्सिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटीज, गलत बात है भाई, ग्लाइसिन जो है ये हमारे पास एक आयरल होता है, बाकी जितने भी हैं अमीनो एसिड वो एल एंड डी फॉर्म एक्सिस्ट करते हैं यार, बाकी जितने भी होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बिकॉज जो हमेशा जो डिफरेंट ग्रुप है, एक H होता है, एक NH3 होता है, तो ये NH2 होता है, एक हमारे पास R होगा और एक कोई सा और होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास हमेशा डिफरेंट होता है, COH होता है एक, ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट है, इसीलिए हमारे पास मैक्सिमम जो अमीनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो इनएक्टिव बोल रहा है तो करेक्ट गलत बोल रहा है यार, करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 67 है विच टाइप ऑफ डिटर्जेंट इज बेस्ट नोन फॉर हैविंग जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज, तो कैटायनिक डिटर्जेंट्स में क्या होता है, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज होता है, इसीलिए इनको हम इस्तेमाल करते हैं हेयर कंडीशनर्स के अंदर। इनके अंदर जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज क्यों होता है, बिकॉज अमोनियम जो है यहाँ पे आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड अमोनियम आयन जो होता है कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैटायन है यहाँ पे तो कैटायनिक डिटर्जेंट है, ठीक है, अमोनिया है जो कि जर्मिसाइडल नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है विद रेफरेंस टू एंजाइम रेगुलेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एलोस्टेरिक एंजाइम बाइंड टू द एक्टिव साइट, हमने बोला कि भाई एलोस्टेरिक एंजाइम जो है वो एलोस्टेरिक साइट में बाइंड करता है जो कि अदर देन द एक्टिव साइट होता है। फीडबैक इनहिबिशन इज अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव इन्हिबिशन इन द एंजाइम रेगुलेशन, बिल्कुल सही बात है, व्हेन द प्रोडक्ट इनहिबिट द एंजाइम इट इज कॉल्ड एज फीडबैक रेगुलेशन और फीडबैक इनहिबिशन। कोएंजाइम्स आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट एनहांस एंजाइम एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 69 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइसोटोप्स 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 मतलब यहाँ पे क्या है एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम होगा। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट दैट वेरी ओनली इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बिल्कुल सही बात है क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन सेम होगा एंड प्रोटॉन सेम मतलब एटॉमिक नंबर सेम। एटम ऑफ नाइट्रोजन 9 आइसोटोप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय 7 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। देखो भाई रिसेंटली न्यूज में था नाइट्रोजन 9 आइसोटोप, देखो इसमें खासियत क्या है, बाकी जितने भी आइसोटोप्स हैं उसमें 7 प्रोटॉन है तो इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता क्योंकि 7 प्रोटॉन है एंड 2 न्यूट्रॉन है, इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं। चलो 7 है तो 8 न्यूट्रॉन हो जाएगा, फिर 9 न्यूट्रॉन हो जाएगा, लेकिन 2 न्यूट्रॉन है ना, ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो रेशियो बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है इसका न्यूक्लियस, इसीलिए न्यूज़ में था। आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, नो आइसोबार्स द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट है यहाँ पे एंड इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दीस आर डिफरेंट एलिमेंट्स बट सेम मास। दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट हमसे पूछा है भाई, कट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 70 है विद रेफरेंस टू हार्मोन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है यार, हार्मोन्स की बात करनी है। Hormones function as messenger between cells at the intercellular level। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है भाई, हार्मोन्स की बात करनी है, वही जो क्वेश्चन पहले देखा था, हार्मोन्स फंक्शन एज अ मैसेंजर बिटवीन द इंटरसेलुलर लेवल, बिल्कुल सही बात है। हार्मोन प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स प्ले अ रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही बात है, हमने देखा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड, बच्चे को बता दिया प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। Insulin is released in response to a decrease in blood glucose level. No, it is released in the response to increased blood glucose level. So this is incorrect. Correct हमसे पूछा गया है, कट जाएगा only 2। क्वेश्चन नंबर 71 है which of the following is best environmentally friendly option for dry cleaning instead of tetrachloroethene। तो ड्राई क्लीनिंग में हम इस्तेमाल किसका करते हैं, लिक्विड CO2 with appropriate detergents। क्वेश्चन नंबर 72 है हाउ मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग पीवीसी। तो याद रखना भाई हमारे पास रेनकोट्स को इस्तेमाल किया जाता है पीवीसी बनाने के लिए, मतलब पीवीसी से रेनकोट्स बनाए जाते हैं, विनाइल फ्लोरिंग की जाती है, वाटर पाइप्स बनाए जाते हैं, हैंड बैग्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड कंप्यूटर डिस्क बैकलाइट से बनाया जाता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 4। क्वेश्चन नंबर 73 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हमको बात किसकी करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करनी है। अल्कली मेटल आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। नो भाई देखा भाई, अल्कली मेटल जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। जिंक एंड लीड आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। नो भाई ये बहुत ज़्यादा ब्रेकेबल होते हैं, है ना, मतलब फ्रेजाइल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, सो दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन शीट एंड द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉ इनटू थिन वायर इज कॉल्ड सोनोरिटी। नो इट इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। सो यहाँ पे करेक्ट कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 74 है विद रेफरेंस टू प्रोटीन स्ट्रक्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। बिल्कुल सही बात है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट दी ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। बिल्कुल सही बात है, टर्सरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग होता है, गिविंग राइज टू ग्लोबुलर शेप। बिल्कुल सही बात है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वहाँ पे 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। बिल्कुल सही, सपोज करिए टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया एंड ये हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया। करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है विद रेफरेंस टू मेथड ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रोस्टिंग इज द प्रोसेस यूज्ड टू कन्वर्ट मेटल कार्बोनेट्स इनटू मेटल ऑक्साइड। कार्बोनेट्स को हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं रोस्टिंग की मदद से। एंड कैल्सिफिकेशन या फिर कैल्सिफिकेशन सल्फाइड को हम कन्वर्ट करते हैं, या सल्फाइड के साथ कैल्सिफिकेशन होता है, याद रखना। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज कॉमनली यूज्ड मेथड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ऑब्टेन प्योर मेटल। ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 76 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीथेन। मीथेन की बात करनी है। मीथेन इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ कोल। ना भाई कार्बन होता है इसके अंदर, मीथेन नहीं होता। कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड इट हैज़ अ हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है। एंड इट हैज़ अ नेट लाइफ ऑफ अबाउट 10 years। ये भी सही है यार,
करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 76 है फ्रॉस्ट डैमेज ऑकर व्हेन आइस फॉर्म इनसाइड द प्लांट टिश्यू एंड इंजर्स द प्लांट सेल। ये भी सही है यार, है ना, फ्रॉस्ट डैमेज हो जाता है जब उनके अंदर जमा हो जाएगा बर्फ। यूवीबी रेडिएशन अफेक्ट द बेसिक प्लांट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, यस। एब्सेंस ऑफ रेड लाइट रिजल्ट इन येलोइंग ऑफ लीव्स, नो। एब्सेंस ऑफ ब्लू लाइट, ठीक है ना, ब्लू लाइट की कमी से क्या होता है, येलोइंग होता है। हाई ह्यूमिडिटी इंक्रीज द चांसेस ऑफ पेस्ट अटैक ऑन प्लांट, बिल्कुल सही बात है। इसलिए तो हमारे पास जब पानी गिर जाता है तो बहुत सारे पेड़ सड़ जाते हैं, बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं उस पर, पौधों पे। अनवांटेड ह्यूमिडिटी, पानी जरूरी है बट अनवांटेड ह्यूमिडिटी कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ पेस्ट अटैक। तो करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेयर अर्थ एलिमेंट, इनमें से क्या पूछा गया, रेयर अर्थ एलिमेंट कौन सा नहीं है। स्कैंडियम इज अ रेयर अर्थ एलिमेंट, येट्रियम इज अ रेयर अर्थ एलिमेंट, ल्यूटियम इज अ रेयर अर्थ एलिमेंट। थोरियम जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है भाई, है ना, जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है। रेयर अर्थ एलिमेंट को रेयर अर्थ एलिमेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनके पास रेयर प्रॉपर्टीज होती है, थोरियम के पास कोई भी ऐसी रेयर प्रॉपर्टीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल नोन एज द सुसाइडल बैग। बच्चे को पता है लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं बिकॉज ये खराब चीज़ों को खाता है और सुसाइड कर लेता है, तो खत्म चीज़ें होती है, खराब चीज़ें बाहर निकल जाती है, खराब हो जाती है, खत्म कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटीबॉडीज आर नॉट करेक्ट। हमको बात करनी है एंटीबॉडीज की, एंटीबॉडीज के बारे में नॉट करेक्ट पूछा गया है। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन विच आर प्रोड्यूस एंड सीक्रेटेड बाई टी सेल्स, नो। बच्चे को पता है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाई बी सेल्स। They bind to foreign substance that invade the body such as pathogen, बिल्कुल सही बात है यार, पैथोजन से ये बाइंड करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 81 है विथ रेफरेंस टू कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज एडॉप्टेड एट द 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, बिल्कुल सही बात है। जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी प्रोटोकॉल था वो 15th कॉप में हुआ था, 2009 में होता शायद। इट रेफर्स टू 50/50 टारगेट्स, नो। ये बात करता है 30/30 टारगेट्स की, 30% ऑफ द फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कम करेंगे 2030 तक, है ना। द फ्रेमवर्क हैज सेट 29 टारगेट दैट वुड नीड टू बी अचीव बाय 2030, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 82 है with reference to overturning circulation sometimes seen in the news which of the following statement is are correct। overturning circulation के बारे में हमसे पूछा गया है, करेक्ट बताना है। it refers to the global network of ocean current that redistribute heat, carbon and nutrient across the world ocean, बिल्कुल सही बात है। ये हीट को, कार्बन को, न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। it is crucial to keep the earth climate stable, overturning circulation जो है वो स्टेबल रखते हैं अर्थ की क्लाइमेट को। एंड इट इज द मेन वे ऑक्सीजन रिचेस द डीप ओशन, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। ओवरटर्निंग सर्कुलेशन से ही तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, डीप ओशन से जाता है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 83 है द ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट वाज सीन इन द न्यूज इन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लो लिटर पार्टनरशिप किसका इनिशिएटिव है भाई, ग्लो लिटर पार्टनरशिप जो है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका इनिशिएटिव है। तो जो ग्लो लिटर पार्टनरशिप है उसका वो करता क्या है ना, ये ग्लो लिटर पार्टनरशिप जो है वो मैरीटाइम वेस्ट को टैकल करने की बात करता है, मैराइन वेस्ट को टैकल करने की बात करता है ये। क्वेश्चन नंबर 84 है विच ऑफ द अबव आर द मेंबर ऑफ द फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के कौन कौन से मेंबर्स हैं, कुक आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड है, पपुआ न्यू गिनी है, साइशेल्स नहीं है एंड लेस्टेस्टिन नहीं है ना, लेस्टेस्टिन नहीं है, लेचेस्टेंस्टीन नहीं है, साइशेल्स नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 2, 3 एंड 4 आर द मेंबर्स ऑफ फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, है ना। और बहुत सारे जैसे कि वेनातु आइलैंड्स हो गए, फिजी हो गए। तो जब ये कब लॉन्च हुआ, तब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो विजिट किए थे फिजी को, तब फिजी में बहुत ज़्यादा इंडिया पॉपुलेशन रहता है, इंडियन पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 85 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान। नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में बात करनी है। इट वॉज लॉन्च इन 2022 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, नो। ये 2020 में लॉन्च किया गया था यार,
इट एम टू क्रिएट अवेयरनेस, तो कुछ चीज़ों के लिए डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज अमॉन्ग द यूथ विद स्पेशल फोकस ऑन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी कैंपसेस, बिल्कुल सही बात है। इट फोकसेस ऑन काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटी इन हॉस्पिटल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर विच हैव बीन जियो टैग्ड, ये भी सही है। वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट अंडर द नशा मुक्त भारत अभियान were identified on the basis of finding from the comprehensive national survey and the input provided by the narcotic control bureau। NCB जो होगा वो input देगा कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा नशा है, तो यहाँ पे ज़्यादा नशा करते हैं लोग, तो यहाँ पे आप ज़्यादा करो, वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेटअप करते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 2, 3, 4, तो ओनली 3 आर करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The न्याय बंधु is the government of India primary initiative to establish a framework for dispensation of pro bono legal service across the country। तो ये क्या करता है, प्रो बोनो लीगल सर्विस को देखता है ना। न्याय बंधु नाम समझ रहे, न्याय मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू जस्टिस। अंडर द न्याय बंधु practicing advocates interested to volunteer their time and service are connected via mobile technology with eligible marginalized beneficiaries, बिल्कुल सही बात है। न्याय बंधु में ऐसे एडवोकेट्स जो कि हाँ काम करना चाहते हैं, मुफ्त में सेवा देना चाहते हैं, अपना समय को इन्वेस्ट करना चाहते हैं लोगों की सेवा के लिए, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है उनकी वेलफेयर के लिए, तो वो इसको अपने मोबाइल ऐप के थ्रू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलिजिबल है, उसमें वॉलंटियर कर सकते हैं। करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 87 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रिगार्ड टू द टाइप ऑफ डार्क मैटर दैट इन्फ्रिंज ऑन द कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, डार्क पैटर्न जो है जो कि कंज्यूमर राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं उसके बारे में बात करनी है। बास्केट स्निकिंग, तो बास्केट स्निकिंग का मतलब क्या होता है, इसमें हमारे पास, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर क्या है कि इसमें हम एडिशनल प्रोडक्ट है ना, देखो यहाँ पे जो है ना बास्केट स्निकिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सपोज कोई आदमी फ्लिपकार्ट में सामान खरीदा है, तो 10 सामान खरीदा है, उस बास्केट में 10 सामान है, मैंने कहा कि यार बास्केट स्निकिंग में 8 सामान 2 और डाल दिया, 12 कर दिया। सो एडिंग एडिशनल प्रोडक्ट और सर्विस टू द शॉपिंग कार्ट विदाउट यूजर कंसेंट इज कॉल्ड एज बास्केट स्निकिंग। नाम से समझ आ रहा है, मेरे बास्केट में और भी सामान डाल दे जितना मैंने लिया था उससे ज़्यादा। सो ये तो गलत हो जाएगा, बिकॉज ये बोल रहा है क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी और स्कैरसिटी। तो बेट एंड स्विच में क्या होता है, अर्जेंसी एंड स्कैरसिटी बनाया जाता है टू प्रेशर कंज्यूमर इनटू मेकिंग अ परचेस और टेकिंग एन एक्शन, इसको बोलते हैं बेट एंड स्विच। सो ये दोनों का डेफिनेशन इंटरचेंज कर दिया गया है। कन्फर्म शेमिंग मतलब एक लोगों को इन्वॉल्व करता है गिल्ट, जिससे वो क्या करें, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर किसी भी चॉइस पे एडहियर कर पाए, तो ये सही है। इंटरफेस इंटरफेरेंस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू और मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर टू टेक सर्टेन एक्शन। ठीक है, उसके एक्शन लेने से उसको रोक जा रहा है, उसको इंटरफियर किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटरफेस इंटरफेरेंस। सच एज कैंसिलिंग अ सब्सक्रिप्शन और डिलीटिंग एन अकाउंट, उसको रोका जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस इंटरफेरेंस। करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 88 है, आर्टेमिस अकॉर्ड, हमको बात किसकी करनी है, आर्टेमिस अकॉर्ड की बात करनी है। समटाइम टॉक्ड अबाउट विद रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ना, वो स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करता है। सो इट इज फोस्टरिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। क्वेश्चन नंबर 89 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीति आयोग इज द नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बिल्कुल सही बात है यार, नीति आयोग जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इम्प्लीमेंट करता है इंडिया के अंदर। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज एनकोरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज क्या कर रहा है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं लोकलाइजेशन कर रहा है, किसके अंदर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर। कौन इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, प्ले कर रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है वो। क्योंकि हम जब तक देश में कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं भाई, ग्रास रूट लेवल पे जब इंप्लीमेंट करेंगे तो अपने आप अपर लेवल पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। बिकॉज गांधी जी मानते हैं कि भाई जो हमारे पास चेंजेस है वो कम आना चाहिए, इट मस्ट कम फ्रॉम द बॉटम, नॉट फ्रॉम दी, हमको हमेशा टॉप डाउन अप्रोच नहीं, बॉटम अप अप्रोच अपनाना चाहिए, मैक्सिमम टाइम पे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स PDI, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स दैट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ पंचायत इन अचीविंग द लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल 3।
ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच क्या है? एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है जो कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने बनाया था, ठीक है, ओके। और ये जो वर्ल्ड फॉरेस्ट वॉच नाम से समझ आ रही है, फॉरेस्ट का वॉच करता है कि कितने फॉरेस्ट हमारे दुनिया में हैं, उसको वॉच करता है, रियल टाइम फॉरेस्ट कवर को बताता है। क्वेश्चन नंबर 91 है द टर्म Macintosh, Ubuntu, Fedora sometime appear in the news. These are what? These are operating system. मेरे को सब चीज़ नहीं पता, Ubuntu को पता था कि भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 92 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Interpol Global Academy launched in 2019 is a network of trusted law enforcement education institution that provide a global approach टू लॉ एनफोर्समेंट ट्रेनिंग। बिल्कुल सही बात है, ये लॉ एनफोर्समेंट ट्रेनिंग के लिए ग्लोबल अप्रोच प्रोवाइड करता है। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एकेडमी इज अ पार्ट ऑफ इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क। सीबीआई है ना, इज अ पार्ट ऑफ इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क। बिल्कुल सही बात है, इंटरपोल को इंडिया के अंदर सीबीआई रिप्रेजेंट करता है। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द नोडल पॉलिसी एजेंसी इन इंडिया विच कोऑर्डिनेट इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर्स। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑल थ्री। क्वेश्चन नंबर 93 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैज द लार्जेस्ट कोबाल्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में दुनिया का सबसे ज़्यादा कोबाल्ट रिजर्व पाया जाता है। चाइना इज द लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। जिनके पास रेयर प्रॉपर्टीज है, उसी साला चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो इतना तेजी से एडवांस क्यों करिए? बिकॉज उसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट है, उसीलिए वो रेयर रेयर चीज़ें बना पाता है। कभी सोचा होगा आईफोन गिरने से वो निकल गया, तो उसके पास वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है? उसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट है, जिनके पास रेयर प्रॉपर्टीज है, इसका इस्तेमाल करके वो रेयर एलिमेंट से रियल चीज़ें बना रहा है और उसको बेच रहा है रेयर रेयर प्राइजेस में और बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। बिल्कुल सही बात है, इंडिया के अंदर मिनरल्स हैं तो ये मिनरल पार्टनरशिप, सिक्योरिटी पार्टनरशिप का पार्ट है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 94 है कैचाच्यू आइलैंड्स। कैचाच्यू आइलैंड्स जो कि न्यूज़ में थे वो इंडिया श्रीलंका के अफेयर्स में थे, बिकॉज इंडिया, ये इंडिया के यहाँ पे देखो, ये इंडिया हो गया, ये श्रीलंका हो गया, इसके बीच में यहाँ पे कैचाच्यू आइलैंड्स हैं, है ना, जो कि पुर्तगालीस ने कब्जा किया था, बट बाद में है ना एक जैसे बोलते हैं इसको एनक्लेव की फॉर्म में था, राजा जो थे तमिलनाडु के वो रखे थे, दोनों के बीच में अभी इसको श्रीलंका गवर्न करता है, बट हाँ न्यूज़ में था इसीलिए हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है द टर्म पब्लिक टैक्स प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। जो पब्लिक टैक्स प्लेटफॉर्म है फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, उसको किसने न्यूज़ में था, है ना, उसको क्या पूछा गया है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई ने लॉन्च किया था भाई, आरबीआई ने लॉन्च किया था, हाँ बिल्कुल, पब्लिक टैक्स प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, आरबीआई के द्वारा ये न्यूज़ में था, आरबीआई की बात की जा रही थी। तो जस्टिस गीता मित्तल कमेटी क्यों बनाया गया था यार? जस्टिस गीता मित्तल कमेटी क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो हमारे पास एथनिक वायलेंस देखने को मिला मणिपुर में, तो वहाँ के जो विक्टिम्स हैं जिनको ये फेस करना पड़ा, उनकी रिलीफ एंड उनकी रिहेबिलिटेशन को देखते हुए जस्टिस मित्तल कमेटी बनाया गया था, गीता मित्तल कमेटी। क्वेश्चन नंबर 97 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आदित्य L1। आदित्य L1 की बात करनी है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब है। इट इज़ द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडिया मिशन टू स्टडी द सन। बिल्कुल सही बात है, इंडिया का पहला मिशन है जिसमें हम क्या करते हैं, स्पेस बेस्ड मिशन है जिसमें हम स्टडी करने की बात करते हैं सन को। इट विल बी प्लेस्ड इन अ हॉलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रांज पॉइंट 1। हमको पता है कितने लैग्रांज पॉइंट होते हैं, 5 लैग्रांज पॉइंट होते हैं भाई किसी भी दो बॉडी के बीच में, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मिनिमम होता है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5। इट विल बी प्लेस्ड इन द, बिल्कुल सही है ना, हेलो ऑर्बिट अराउंड लैग्रांज पॉइंट 1 ऑफ द सन अर्थ सिस्टम विच इज अराउंड 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। यस, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ आदित्य L1 आर ट्यून टू ऑब्जर्व द सोलर एटमॉस्फेयर, मेनली द क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। आउटर एटमॉस्फेयर को मेनली स्टडी करने की बात होती है। करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑल थ्री। क्वेश्चन नंबर 91 है, हमसे क्या पूछा गया? करेक्टली मैच पूछा गया कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ एंड द कंट्रीज, है ना। माराकेक, माराकेक कहाँ पे है? मोरक्को के अंदर में है। माराकेक जो है मोरक्को के अंदर में है। अमसारा जो है लेबनान के अंदर नहीं है। अस्मारा, सॉरी, अस्मारा इज इन इरिट्रिया,
है ना। अस्मरा इज कैपिटल ऑफ इरिट्रिया एंड खोरथुम सूडान के अंदर में है खोरथुम। तो ये हमारे पास अफ्रीकन नेशंस है ना। अस्मरा इज इन इरिट्रिया, खोरथुम इज इन सूडान एंड मराकक इज इन मोरक्को। तो करेक्ट हमसे पूछा क्या कट जाएगा, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 99 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वॉल्बेकिया मेथड हेल्प इन कंट्रोलिंग द वायरल डिसीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। बिल्कुल सही है, वॉलोकिया जो है उसके मॉस्किटो को लार्वा खा देता है और उसको मतलब फैलने से रोकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो कैन नॉट मेट विद फीमेल मॉस्किटो। गलत बात है भाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल मॉस्किटो क्या करता है, ये ना मेट तो कर सकता है फीमेल के साथ, लेकिन जो लार्वा बनाएगी फीमेल वो स्टेराइल होता है ना, वो जाके मेट नहीं कर सकता, तो वो तो और ज़्यादा मॉस्किटो नहीं बनाएगा। सो इट कैन मेट। ड्रास्टिक रिडक्शन इन द मॉस्किटो पॉपुलेशन ड्यू टू जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ मॉस्किटो कुड अल्टर द फूड चेन एंड इकोसिस्टम। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई भी चीज़ दुनिया में भगवान ने जो बनाई अचानक से खत्म हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो चेंज तो आएंगे भाई फूड एंड इकोसिस्टम के अंदर। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 100 है लास्ट नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ यूके। तो ये पता होना चाहिए, लार्जेस्ट लेक ऑफ यूके दैट इज फेसिंग थ्रेट ड्यू टू ब्लू ग्रीन एल्गल ब्लूम। तो लेक लोंगनी है ना, लेक लोंगनी ने हमारे पास क्या किया, ब्लू ग्रीन एल्गी का जो एल्गल ब्लूम हो रहा है उसका थ्रेट फेस किया। लार्जेस्ट लेक है भाई यूके का, याद होना चाहिए। सो सबमिट करते हैं ब्रो। तो यहाँ पे बहुत सारे करेक्शंस हैं क्वेश्चंस के अंदर, याद रखना। कि तो कोई भी गलत नहीं था, गलत से टिक हो गया ऑल 3। तो यहाँ पे सारे गलत हैं, हमसे करेक्ट नहीं, इनका करेक्ट पूछा था सब गलत है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे एक्सेप्ट, यहाँ पे करेक्शन है, इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1 ही होगा। ये गलत है, ये सही है, ये सही है, तो दोनों सही था, आंसर हो जाएगा ओनली 2। गलती से 1 हो गया, ठीक है। तो कुछ चीज़ बोलते समय डिफरेंस हो जाता है। एंड यहाँ पे स्पीड ऑफ हाईएस्ट सॉलिड में होता है यार, है ना। तो करेक्ट पूछा है तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका आंसर यही होगा। यहाँ पे करेक्शन है ना। तो उस वाले क्वेश्चन में भी करेक्शन था हमारे पास, है ना। इस एमिनो एसिड वाले क्वेश्चन में करेक्शन है ना। इस सल्फोनिल अमाइन वाले सल्फोनिल यूरिया वाले क्वेश्चन में करेक्शन है। इसमें वही जो अमीनो एसिड वाला क्वेश्चन करेक्शन था, इसमें फिर से आया था वही एंटीबॉडी प्रोटीन। और अच्छा कट हमसे पूछा था यार, तो सॉरी इन कट पूछा था, इन कट हो जाएगा ओनली 1। तो जल्दी जल्दी में यही होता है गलती यार, तो ये नहीं करने का अपने। ये हो गया हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टेस्ट नंबर 1 इंक्लूडिंग दी करंट अफेयर फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2023।